हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम यूसुफ है और मैं पॉलिटेक्निक स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने आपको एक पहला लेक्चर पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा का पार्ट 1 पहले आपको प्रोवाइड कर दिया है। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। हमारा क्या है, आज पार्ट 2 डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं और आपको सारा फीस का सब कुछ आपको बता ही दिया था। पहला लेक्चर हमारा डेमो था और आगे अब हम कंटिन्यू करते हैं इसके लिए। तो देखिए, अभी जो हमने पहला चैप्टर जब डिस्कस किया था, पहले चैप्टर में हमने जब डिस्कस किया है और अभी भी हमारा पहला चैप्टर ही चल रहा है जिसका नाम है पीएलसी का परिचय। ठीक है, पीएलसी का परिचय। और एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, आपके फिक्स सेमेस्टर का जो पीएलसी सब्जेक्ट है ये काफ़ी प्रचलित सब्जेक्ट है, क्योंकि पीएलसी एक नई टेक्नोलॉजी है और सभी इंडस्ट्री में और जो प्राइवेट और जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जो जैसे कि ये पावर कॉरपोरेशन है, ये सब में क्या है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी क्या जो स्विच गियर है उसके लिए भी पीएलसी का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। पीएलसी का यूज़ इसमें भी होने लगा है, क्योंकि इसमें पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर और स्काडा कम्युनिकेशन के लिए, स्विच यार्ड में उसके स्विचों को ऑपरेट करने के लिए, सबके लिए क्या है आजकल पीएलसी यूज़ होने लगी है। तो हमने पिछले पिछले जो पार्ट 1 था उसमें हमने क्या किया था, डिस्कस कर लिया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे तो क्रोनोलॉजिकल इवैल्यूएशन ऑफ पीएलसी, क्या पीएलसी का कालानुक्रमिक विकास, यानी कि क्रम से उसका विकास कैसे हुआ, पीएलसी का विकास कैसे हुआ। पहले क्या था पीएलसी में, पहले क्या था, आपको पहले मैकेनिकल पैनल मिलते थे। मैकेनिकल यानी शाफ्ट, गियर, क्रैंक शाफ्ट और रैक एंड पिनियन लगा के एक मशीन बनाई जाती थी जो ऑटोमेटिक काम करती थी। ऑटोमेटिक का मतलब है कि वो उसको ह्यूमन एफर्ट कम लगे और वो ज़्यादातर अपना काम स्वयं इनपुट अपने आप से ही अपने इनपुट लेके गियर से या किसी भी शाफ्ट से या क्रैंक शाफ्ट से या रैक एंड पिनियन से किसी से भी इनपुट लेके और अपना अगला फंक्शन करे। ठीक है, तो उसके बाद जो आया, उसके बाद आई फिर रिले बेस पैनल आई। तो रिले बेस पैनल में क्या था, लॉजिकल सीक्वेंस नहीं था, सिर्फ रिले से ही वो ऑपरेट किए जाते हैं और रिले को ही इनपुट में भी और आउटपुट में भी दोनों तरह से उसको यूज़ कर लेते थे। फिर क्या हुआ, वो बहुत बड़े बड़े पैनल होते थे, इतने बड़े पैनल होते थे कि अपने रूम के बराबर, इतने बड़े बड़े पैनल होते थे। जब भी उनमें कोई प्रॉब्लम आती थी तो एक दिन, दो दिन उसकी मेंटेनेंस करने में निकल जाते थे, उनको ठीक करने में लग जाते थे। तो क्या है, उससे हमें बहुत परेशानी आती थी, हमारा जो प्रोडक्शन था वो भी रुक जाता था, बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। तो क्या हुआ, फिर कुछ दिन बाद पीएलसी का इन्वेंशन हुआ। फिर पीएलसी जब बनी तो पीएलसी में भी क्या हुए, मॉडिफिकेशन हुए। अब कोई भी चीज़ बनती है तो देखो, मोबाइल बनते हैं, पहले छोटा बना, फिर बड़ा बना, फिर उससे बड़ा बना, ऐसी मॉडिफिकेशन हुए। लेकिन पीएलसी पहले बड़ी बनी, फिर उसको और माइक्रो करा गया, फिर उसको और माइक्रो करा गया। अब वो इतनी बड़ी बन गई कि एक माचिस की डिब्बी से थोड़ी सी बड़ी बन गई है। और पहले क्या थे, कई पैनल बनाते थे। मान लो 3-4 हमारे ऑपरेशन है, अगर 3-4 मशीनें हमारी अलग बनी हुई हैं तो अलग अलग पैनल बनाते थे। अब अलग अलग पैनल की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक ही पीएलसी से सारी मशीनों को कंट्रोल किया जा सकता है। उसमें जो रैक लगी होती है, रैक में पीएलसी के स्लॉट्स बढ़ा के और प्रोग्राम को उसमें आगे लिख के उसको प्रोग्राम को यानी लैडर डायग्राम में बना के उसको ऑपरेशन में ला सकते हैं। तो जैसे कि क्रोनोलॉजिकल आपको बता ही दिया कि ऐसे धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो उसके लिए डेट के हिसाब से ये पूरा डाटा है हमारे पास। तो डाटा क्या है, 1959 में एलिन ब्रैडली ने क्या किया था, सॉलिड स्टेट कंट्रोल सिस्टम से रिले का यूज़ किया था। इसकी जगह पे क्या किया था, इसके स्थान पर रिले का यूज़ किया और रिले से मतलब थोड़ी एडवांस रिले बनाई और उनसे क्या किया, सिस्टम बना दिया। ठीक है, 1959 में। जबकि ये जो रिले बेस था ये पीएलसी बेस ही था, यानी कि जो पहले सॉलिड स्टेट बनाई, सॉलिड स्टेट के साथ रिले का यूज करके पीएलसी जैसा ही बना दिया उसे। पर उसमें जो आजकल डिजिटल वाले वो थे, उसमें एनालॉग बना दिया था। इसको एनालॉग यानी रिले लगा के, रिले हमारी एनालॉग होती है तो एनालॉग बना दिया था। फिर उसके बाद 1968 में पीएलसी को क्या है, ये वैंडफोर्ड एसोसिएशन ने क्या किया, महंगी रिले लगा के उसको और मॉडिफाई कर दिया। फिर नेक्स्ट में क्या आता, 1959 में मेडिकॉन ने पीएलसी को क्या किया, परिभाषित कर दिया, यानी कि ये बता दिया कि ये एक पीएलसी है, हमने एक पीएलसी बनाई है जो कि ऑटोमेटिक काम करेगी। ऐसे उन्होंने क्या किया, मेडिकॉन ने उसको डिफाइन कर दिया। उसके बाद
1970 में मेडिकॉन तथा मॉड्यूल पीएलसी स्पेशल फंक्शन उसमें प्रोवाइड कर दिए गए, जो सॉलिड स्टेट फंक्शन बनाए थे। यानी पीएलसी जब बनाई थी तो उसमें इतने अच्छे फंक्शन नहीं थे, तो 1970 में मेडिकॉन तथा मॉड्यूल ने मिलके क्या किया, पीएलसी स्पेशल फंक्शन उसमें बिल्ट कर दिए। यानी स्पेशल फंक्शन पर पीएलसी फिर काम करने लगी। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 1971 में पीएलसी का यूज जो होने लगा वो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में होने लगा। जो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री होती है उनमें क्या होने लगा, इसका यूज होने लगा। ठीक है, कब हुआ, 1970 में, सॉरी 1971 में क्या हुआ, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में इसका यूज होने लगा। नेक्स्ट है 1972 में लैडर लॉजिक तथा सॉलिड स्टेट आईओ इनपुट रिमोट कार्ड वाली पीएलसी को बना दिया। उस टाइम जो ये काम करने लगी लैडर लॉजिक सॉलिड वाली, जो आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ऐसे करके एक लैडर लॉजिक बनता है जो मॉनिटर में लिख के चलाया जाता है। ठीक है, तो लैडर लॉजिक पीएलसी का कब इन्वेंशन हुआ, 1972 में। ठीक है, 1972 में हुआ। यहीं तक आप समझ गए होंगे सभी। फिर उसके आगे चलते हैं, 1973 में क्या हुआ, स्मार्ट पीएलसी का परिचय दिया गया। कब दिया गया, स्मार्ट पीएलसी का। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको सिंपल फोन मिले, धीरे धीरे फिर अब स्मार्टफोन हो गए, अब बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन हो गए ना, अब हम भी तो स्मार्ट हो चुके धीरे धीरे। ठीक है, ऐसे ही आगे चलते हैं। तो इसमें स्मार्ट पीएलसी के अंदर देखो क्या क्या सेट किया गया, मैट्रिक ऑपरेशन हो गए, इसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन, डाटा मूविंग, प्रिंटर कंट्रोलर, ये सब इसमें क्या गए, क्या मतलब ये एक स्मार्ट बिट होते हैं। अब जैसे कि ये है हमारा क्या है, ये मैट्रिक इक्वेशन सॉल्व होती है ना, तो मैट्रिक ऑपरेशन भी इसमें होने लगे। फिर दूसरी चीज अर्थमेटिक ऑपरेशन होने लगे, अर्थमेटिक भी आप समझते ही हो। फिर डाटा मूविंग, हमने एक डाटा लिया कि ये डाटा यहाँ से यहाँ को मूव होगा। डाटा मूव का मतलब है हमने एक पूरा एक डाटा बनाया। मान लीजिए हम बहुत सारा डाटा अपने फ़ोन से भी कॉपी करते हैं इधर से उधर को, तो पीएलसी को ऐसा बनाया कि वो डाटा भी मूव करने लगी। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया प्रिंटर कंट्रोल, तो प्रिंटर कंट्रोल भी इसको बना दिया पीएलसी को। कब बनाया गया, ये सब कब हुआ था, 1973 में। उसके बाद देखो 1975 में क्या बना, एडवांस कंट्रोल पीएलसी बनी। क्या बनी, एडवांस कंट्रोल, बहुत एडवांस कंट्रोल पीएलसी बन गई कि वो खुद इनपुट लेके फिर आउटपुट देने लगी, और उसी के इनपुट से ये एक ऐसा डाटा बनाया गया कि अगर कोई फॉल्ट आ गया तो फॉल्ट को खुद ही डिटेक्ट करके उसको फॉल्ट से होने वाली जो हानि होती है उसको रोक दे। ऐसी पीएलसी बनाई गई, फिर एडवांस पीएलसी बनाई गई। उसके बाद 1976 में क्या बनाया गया, इंटीग्रल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बनाया गया। कब बनाया गया, 1976 में बनाया गया। फिर उसके बाद इसी देखो किस तरह से मॉडिफिकेशन हुआ, 1959 में, फिर 1968 में, फिर 1968 हो गया, फिर 1969 हो गया, 1970, फिर 1971 में, फिर 72, फिर 73, फिर 75 में हुआ। एक साल बीच में ये गैप हो गया 1976 में। ठीक है, यानी 73 के बाद सीधे मॉडिफिकेशन 75 में हुआ। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी चीज को और संभाल के बनाना। ठीक है, ऐसे ही 1977 में क्या हुआ, छोटी माइक्रो प्रोसेसिंग पीएलसी बनाई गई। छोटी माइक्रो प्रोसेसर पीएलसी बनाई गई, यानी माइक्रो प्रोसेसर चिप में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। कब किया गया, 1977 में किया गया। फिर उसके बाद 1978 में बड़ी स्वीकारता प्राप्त हुई, यानी कि 1978 में इसकी रिक्वायरमेंट आने लगी और बहुत पीएलसी बिकने लगी, यानी इंडस्ट्री में फिर फैलने लगी कि हमें ये, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए होता है कंपनी को, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तभी तो पीएलसी का बेनिफिट हो, उसका कंपनी का फायदा होगा। तो कंपनी ने अपने फायदे के लिए क्या किया, पीएलसी को स्वीकार कर लिया। कब किया, 1978 में। 1979 में क्या हुआ, 79 में क्या हुआ, एबी यानी कि इसने एलन ब्रैडली, ये मैंने शॉर्टकट में लिखा, एलन ब्रैडली ने पीएलसी इन्वेंट की 2x20 का इन्वेंशन किया। ये पीएलसी का मॉडल है, पीएलसी 2x20। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1980 में क्या हुआ, इंटेलिजेंट इनपुट और आउटपुट बिल्ट कर दिए गए। उसके अंदर इंटेलिजेंट क्या कर दिए गए, इनपुट और आउटपुट बिल्ट कर दिए। बिल्ट का मतलब उसके अंदर बना दिए इनपुट, इंटेलिजेंट इनपुट आउटपुट, उससे हम ले सकते थे। फिर उसके बाद 1981 में पीएलसी
2/15 तथा PLC 2/30 का इन्वेंशन हुआ। ये मीडियम टाइप की, मीडियम साइज की PLC थी। उसके बाद 1982 में लार्जर PLC, 81-92 आयो का मतलब है इनपुट आउटपुट, 81-92 इनपुट आउटपुट, ये PLC का मॉडल नेम है। तो लार्ज PLC बनाई गई जिसमें बहुत सारे इनपुट और बहुत सारे आउटपुट यूज होने लगे, उसे लार्ज PLC कहते हैं। ठीक है, उसके बाद 1983 में क्या हुआ, थर्ड पार्टी पेरिफेरल ग्राफिक्स, CRT, ऑपरेटर इंटरफेस और पैनल डिस्प्ले और डॉक्यूमेंटेशन, ये चीजें PLC के अंदर, एडवांस PLC के अंदर क्या कर दी गई फिर से, जैसे कि थर्ड पार्टी यानी कोई एक PLC से दूसरी PLC और तीसरी PLC, तीनों PLC को आपस में कम्युनिकेट कर दिया तो 3 पार्टी बन गई। ठीक है, ऐसी पेरिफेरल हो गया, ग्राफिक्स हो गया। ग्राफिक्स CRT का मतलब है एक मॉनिटर के अंदर देख सकते हैं कि PLC में क्या क्या ऑपरेशन चल रहा है। फिर उसके बाद ऑपरेटर इंटरफेस यानी जो ऑपरेटर होगा मशीन को चलाने वाला, वो क्या इंटरफेस कर सकता है, यानी देख सकता है कि मशीन में कहाँ कहाँ क्या क्या काम चल रहा है, कौन से इनपुट चालू है, कौन से आउटपुट नहीं चालू है, इनपुट क्या आ रहे हैं, आउटपुट क्या आ रहे हैं, वो सब काय में इंटरफेस में देख सकते हैं। उसके बाद पैनल डिस्प्ले, पैनल के अंदर एक डिस्प्ले बना दी, डिस्प्ले में हम सारे इनपुट और आउटपुट को देख सकते हैं और साथ ही साथ क्या परफॉर्मेंस चल रही है उसकी वो भी, और साथ ही साथ कंट्रोलिंग भी डिस्प्ले के अंदर ही दे दी, क्या यहाँ से डिस्प्ले से भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन यानी पूरी फाइल हमने जो प्रोग्राम बनाया उसको PLC में एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट का मतलब है उसमें अपलोड कर दिया। तो क्या है कि वो अब एक फोल्डर बना के उसको सेव कर लेती है प्रोग्राम को। अब उसके बाद और भी प्रोग्राम अगर उसके अंदर डालते हैं, इंस्टॉल करते हैं तो उसे भी सेव कर लेती है, तो वो एक डॉक्यूमेंट के रूप में बन जाते हैं। तो वो क्या होगी, डॉक्यूमेंटेशन होगी। उसके बाद 1984 में PLC 4 जो कि 20 इनपुट और आउटपुट, 20 जिसमें 20 इनपुट और 12 आउटपुट थे, ये मीडियम साइज की PLC थी जो इसका बिल्ड हुआ था कब, 1984 में। फिर 1990 में सभी इंडस्ट्री ने इसे PLC को यूज किया, यानी जितनी भी इंडस्ट्री थी 1990 में उन सब में चाहे छोटी PLC लगी या कम क्वांटिटी में लगी, लेकिन PLC लगभग सारी इंडस्ट्री ने लगा ली थी कब, 1990 में लगा ली थी, यानी 1990 से PLC इंडस्ट्री यूज कर रही है। ठीक है, उसके बाद 2000 में सभी डिजिटल डिवाइस में PLC का यूज होने लगा। अब जितनी भी डिजिटल डिवाइस हैं जो फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्री में और भी लघु उद्योग में यूज होती है, सब में PLC का अब यूज होता ही होता है। ठीक है, तो यह हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। एक मिनट, अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, वो आगे चलते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ PLC की हानियां क्या होती है। ठीक है, हमने क्या पढ़ना है अब, डिसएडवांटेज ऑफ PLC की एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि कोई भी चीज़ है तो उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों चीज़ें होती हैं। तो PLC की डिसएडवांटेज देखेंगे क्या होती है। देखो, न्यू टेक्नोलॉजी, नई तकनीकी, क्योंकि PLC में अभी हमने पीछे पढ़ा था कि कंटिन्यू उसका क्या हो रहा था, मॉडिफिकेशन हो रहा था, तो हो सकता है आगे भी इसी तरह से मॉडिफिकेशन हो। तो जो हमने लैडर लॉजिक बनाए थे, हो सकता है कि वो लैडर लॉजिक चेंज हो, फिर उसके अंदर इनपुट आउटपुट कार्ड सारे नई टेक्नोलॉजी वाले आए, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो टेक्नीशियन होंगे, जो इलेक्ट्रिशियन और टेक्नीशियन वहाँ पे जो जॉब डेड होंगे, जो वो काम करते होंगे, जो जॉब करते होंगे, उनके लिए क्या होगी, उस नई टेक्नोलॉजी की क्या ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो क्या होगा, इसकी डिसएडवांटेज होगी, क्योंकि जब नई टेक्नोलॉजी उसमें बिल्ड होगी या कोई नया कार्ड या कोई नया वो होगा, उसमें कोई नई टेक्नोलॉजी लगेगी तो उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें ट्रेनिंग में पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो गई इसकी। तो न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो गया, ये एडवांटेज हो गई, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। फिर उसका लैडर डायग्राम चेंज करना पड़ेगा, जो लैडर हमने पहले से ही बनाया था वो भी चेंज करना पड़ेगा, और हो सकता है उसके इनपुट आउटपुट पोर्ट भी चेंज करने पड़े। ठीक है, ये सब चेंज करना पड़ सकता है। फिर नई टेक्नोलॉजी होगी हमारी। उसके बाद इन्वायरमेंटल कंसाइडरेशन। अब ये इन्वायरमेंट के लिए कैसे, मान लीजिए, क्योंकि PLC जो वर्क करती है तो वो थोड़ी सी तापमान को बढ़ा देती है, तो उसके पास लगे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होंगे, जो पास में लगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होंगे, वो भी गर्म होंगे। जब वो गर्म होंगे तो उसकी वजह से उन पर इफेक्ट पड़ेगा, और साथ ही साथ जो इंडस्ट्री का जो इन्वायरमेंट है वो भी क्या होगा, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो PLC का ये भी एक इन्वायरमेंटल कंसाइडरेशन का इफेक्ट भी हो गया। फिर उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट। देखो,
बड़ा खास टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पीएलसी ऑटोमेटिक काम करती है। अब ऐसा सिस्टम बनने लग गया कि किसी को सामान उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखने की जरूरत नहीं, कन्वेयर बेल्ट ही ये काम कर देती है। फिर दूसरी चीज, रोबोटिक आर्म लगने लगी है, तो क्या जहाँ पे आदमी काम करता था वहाँ पे क्या मशीन काम कर रही है? अब कम से कम 100 आदमियों का काम एक मशीन कर देती है, तो 100 आदमी तो बेरोजगार हो गए ना इसके हिसाब से। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का एक मुख्य कारण पीएलसी भी है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फेल सेफ ऑपरेशन। फेल सेफ ऑपरेशन क्या है? ये वैसे एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि जब रिले पैनल होते थे, जैसे ही उसमें पावर कट होती थी तो रिले अपनी रिसेट पोजीशन में चली जाती थी, यानी कि जो लॉजिकल सीक्वेंस होता था उसको भूल जाती थी और क्या था, पूरा सिस्टम दोबारा शुरू करना पड़ता था। जबकि पीएलसी में ऐसा नहीं है, अगर पावर कट हो गई तो हमारा ऑपरेशन वहीं से शुरू होगा जहां बंद हुआ था। तो ये एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं है। हाँ, लेकिन रिले के हिसाब से ये डिसएडवांटेज है। अगर पीएलसी के साथ रिले भी ऐड की हुई है तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ मॉड्यूल्स। अब नए जैसे हमें नई मशीन लगानी होगी या फिर अगर नई टेक्नोलॉजी लगी तो इसमें क्या होती है, मॉड्यूल की आवश्यकता होती है। जैसे इनपुट कार्ड, आउटपुट कार्ड और जी डिवाइस नेट कार्ड और बहुत सारे कार्ड्स होते हैं, उनकी हमें आवश्यकता होती है, जो कि आसानी से उपलब्ध होते नहीं। जब आसानी से उपलब्ध नहीं है तो डिसएडवांटेज ही है, बहुत मुश्किल से उपलब्ध होते हैं और महंगे होते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा, नेक्स्ट क्या है, डिफिकल्टी ऑफ डिजाइन। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ मॉड्यूलेशन हमने बता दिया। डिफिकल्टी ऑफ डिजाइन करने में क्या डिफिकल्टी है? जैसे कि मान लीजिए किसी वजह से मॉडिफिकेशन हुआ, लाइन को मॉडिफाई करना हुआ, तो टेक्नीशियन को लैडर डायग्राम को दोबारा लिखना पड़ेगा, इनपुट आउटपुट कार्ड को सही से दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर इनपुट कार्ड की ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, और अगर और लाइन बढ़ा दिया तो नया कार्ड लगाना पड़ेगा। तो इस सब की क्या है, इसमें डिज़ाइन करने के लिए अब उसको लैडर को पूरा डिज़ाइन करना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी चेंज करना हुआ हमारे ऑपरेशन में तो क्या पूरा लैडर लॉजिक डायग्राम को फिर से बदलना होगा, जो कि एक बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि एक बार जो प्रोग्राम बना दिया फिर उसके अंदर एडिट करना बहुत टफ होता है, क्योंकि पूरा लॉजिकल सीक्वेंस को समझना होता है। ऐसे समझ लीजिए कि आप बहुत डिफ़िकल्ट, आपके पास थ्योरी है, उस थ्योरी को पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद जब प्रोग्राम फिर उसको दोबारा लिख रहे हो तो लिखते हुए कुछ भूल जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो वही इसमें परेशानी उठानी पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग की और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है इसमें लैडर डायग्राम को चेंज करने के लिए। फिर नेक्स्ट आता है डिफ़िकल्टी ऑफ ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग में क्या परेशानी। अब नई टेक्नोलॉजी आती चली जा रही है तो हर टेक्नीशियन को हर नई ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अगर ट्रेनिंग नहीं देंगे तो वो पीएलसी पे वर्क कैसा करेगा, समझ रहे हो क्या है कि उसको ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी, और ट्रेनिंग देने के लिए एक्सपर्ट पर्सन चाहिए। अगर नया कोई चीज़ बन के आई है तो उसके लिए तो वो नया पर्सन भी तो अपने आप को तैयार करेगा दूसरे को ट्रेनिंग देने के लिए। तो क्या है, ट्रेनिंग में भी बहुत डिफ़िकल्टी है, जल्दी से ट्रेनिंग नहीं मिलती, और ट्रेनिंग देनी ही पड़ेगी अगर हमने अपने कंपनी का वो मॉड्यूल दोबारा चेंज किया है, नए टाइप में लगा दिया है तो। ठीक है, तो ये इसकी डिसएडवांटेज हो गई, 7 डिसएडवांटेज है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, टाइप ऑफ पीएलसी। देखो मैं आपको बता दूं, पीएलसी का मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने 2 साल मारुति सुजुकी कंपनी लिमिटेड में काम किया है, तो मुझे पता है कि लॉजिकल जो लैडर डायग्राम होता है उसको बदलना कितना मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा उसको कई बार पढ़ना पड़ता है, कई दिन लग जाते हैं उसको मॉडिफाई करने में। अगर लाइन पे कोई नया रोबोट इंस्टॉल करना हुआ, कोई नया रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट लगाना हुआ, या फिर कोई नया जिग, मतलब जिग एक ऐसी चीज़ होती है जो एक पार्ट को दूसरी जगह ले जाती है, वो लगाना हुआ, या कोई भी नया ऑटोमेशन उसमें लगाना होगा, तो बहुत सारा प्रोग्राम उसके अंदर एडिट करना होगा पीएलसी में। जो पीएलसी का जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें चेंज करना होता है बहुत सारा। ठीक है, तो चलो इसके आगे चलते हैं, टाइप ऑफ पीएलसी। पीएलसी के टाइप्स क्या क्या हैं? तो पीएलसी सामान्यतः 2 प्रकार की होती है, एक होती है फिक्स इनपुट फिक्स पीएलसी, दूसरी होती है मॉड्यूलर पीएलसी। फिक्स पीएलसी में क्या है, देखो फिक्स पीएलसी के अंदर जो इसके इनपुट आउटपुट कार्ड सारे इसके अंदर पहले से ही बिल्ट होंगे, यानी कि हमने एक कार्ड बना दिया, यानी कि एक मॉड्यूल बना दिया,
उसके अंदर जो उसके इनपुट और आउटपुट है वो बिल्कुल इसके अंदर फिक्स हैं। बस इसके अंदर जो कनेक्शन है ऊपर वाला इसका इनपुट, देखो ये पीएलसी का चित्र बनाया मैंने, इसमें देखो ऊपर वाले टर्मिनल क्या है, ये इनपुट टर्मिनल है और ये पावर सप्लाई है और ये क्या है, आउटपुट टर्मिनल है नीचे वाले, तो ये फिक्स हैं। बस इसमें क्या यहाँ पे टर्मिनल बना हुआ है जो जिसमें स्क्रू खोल लो, तार लगाओ, यहाँ से ऊपर से तार लगा के कनेक्शन कर दो, ऐसे यहाँ से ऐसे यहाँ से, जितने इनपुट इसमें ये 16 इनपुट की, मैक्सिमम 16 इनपुट की पीएलसी आती है ये, ठीक है। तो इसमें इधर से इनपुट होते हैं और इधर से क्या होती है, आउटपुट, और सीपीयू इसका इधर होता है। ये सारी चीजें एक ही मॉड्यूल में फिक्स होती हैं, तो इसीलिए इसको फिक्स इनपुट आउटपुट पीएलसी बोला गया है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ इतना नहीं है, बस ये एक पूरे बेस के अंदर फिक्स होती है और एक ऊपर से आउटर कवर लगा होता है। इसमें यहाँ एक छोटी सी डायल बनी होती है जिसमें दिखता रहता है सब कुछ क्या क्या है। यहाँ छोटे बटन भी होते हैं, इसमें यहाँ बटन लगे होते हैं और भी बहुत सारे ऐसे स्विच लगे होते हैं जो इसको सेट रिसेट ये सब करने के लिए होते हैं, जो कि सीपीयू के अंदर ही लगे होते हैं, ठीक है। ये इसका पावर सप्लाई बेस होता है और इनपुट कार्ड आउटपुट कार्ड ये हो गए, और ये इसको होल्ड करने के लिए इसका स्क्रू मॉड्यूल हो गया। तो ये कौन सी टाइप की पीएलसी होगी, फिक्स पीएलसी होगी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम मॉड्यूलर पीएलसी पे। मॉड्यूलर पीएलसी कैसी होती है, देखो मॉड्यूलर पीएलसी होती है, इसमें क्या होता है, एक रैक पावर, इसमें एक रैक लगी होती है, रैक होती है पहले से, ये मॉड्यूल नहीं है ऐसे मान लीजिए। पीछे क्या होती है, एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बनी हुई रैक होती है जिसमें ऐसे स्लॉट बने हुए होते हैं। इन स्लॉट के ऊपर ये पावर सप्लाई ऐसे लगा दी जाती है तो ये फिर दिखना बंद हो जाता है। फिर सीपीयू लगाते हैं तो ये दिखना बंद हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर इसमें कनेक्शन होते हैं, इलेक्ट्रिकली कनेक्शन होते हैं इसके, ऐसे जैसे कि हम यूएसबी फ़ोन में लगाते हैं ना, वो कनेक्ट हो जाता है। या जैसे आपने कंप्यूटर में देखा होगा कि हम रैम लगाते हैं, उसके स्लॉट खोल के रैम लगाया और उसको लॉक कर दिया, ऐसे ही इसमें ये लगते चले जाते हैं ऐसे कंटिन्यू रैक के आगे को। तो ऐसे ही इसमें क्या है, सबसे पहले पावर सप्लाई लगी होती है, फिर सीपीयू यूनिट लगा होता है, सीपीयू के बाद फिर इनपुट यूनिट लगा होगा, फिर आउटपुट यूनिट। ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 इनपुट 2 आउट, ये इनपुट है, ये इनपुट यूनिट हो गया, ये इनपुट यूनिट हो गया, ये क्या हो गया, आउटपुट यूनिट। और ऐसे ही आगे को अदर यूनिट लगा सकते हैं, जैसे फाइबर ऑप्टिकल और डिवाइस नेट और जी सर्वो मोटर के लिए बहुत सारे यूनिट इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि पीएलसी एक ऐसी चीज़ बन गई है, इसमें सारे कम्युनिकेशन है, हर मशीन को पीएलसी के मीडियम से चला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूलर पीएलसी जो है उसके भी टाइप हैं, उसके भी क्या है, टाइप है। और ये ऐसी पीएलसी है मॉड्यूलर पीएलसी, अगर हमें केवल एक इनपुट एक आउटपुट कार्ड चाहिएगा तो हम इसके एक रैक में इनपुट एक आउटपुट लगा के भी इसको कर सकते हैं, या फिर हम सारे कार्ड्स निकाल सकते हैं। यानी कि ये फिक्स नहीं है, मॉड्यूलर पीएलसी में जितने की हमें रिक्वायरमेंट है इतने रैम लगाते जाएंगे, बस इतनी बड़ी रैक ले आओ, और 2 की ज़रूरत है 2 लगा दो, 3 की ज़रूरत है 3 लगा दो। रैक तो काफ़ी बड़ी होती है, तो जितने की ज़रूरत होती है इतनी लगा दो। तो आजकल मॉड्यूलर पीएलसी में ऐसा हो गया कि कितना भी काम आगे को बढ़ा सकते हैं, जैसी आपकी इंडस्ट्री है उसके हिसाब से हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसी के मॉड्यूलर पीएलसी में 3 पार्ट हैं, एक होती है स्मॉल पीएलसी, दूसरी होती है मीडियम और तीसरी होती है लार्ज पीएलसी। तो जो मीडियम पीएलसी है, स्मॉल पीएलसी है, स्मॉल पीएलसी की जो इंटरनल मेमोरी होती है वो 2 KB की होती है, ये 2 KB की पीएलसी होती है। और स्मॉल पीएलसी के अंदर जो 100 से कम इनपुट होते हैं, इसमें इनपुट आउटपुट क्या होते हैं, 100 से कम होते हैं। इसमें 20 इनपुट और 12 आउटपुट होते हैं, क्या 20 इनपुट और 12 आउटपुट होते हैं छोटी पीएलसी में। फिर मीडियम पीएलसी की अगर बात करें तो मीडियम पीएलसी में क्या होता है, देखो मीडियम पीएलसी यानी मध्यम पीएलसी, यानी कि जो स्मॉल पीएलसी है उससे थोड़ी बड़ी पीएलसी, उसमें क्या है 4000 से 8000 इनपुट आउटपुट होते हैं। इसमें कितने, 4000 से 8000 तक इनपुट आउटपुट होते हैं। ये एक पैनल को आराम एक छोटा मान लीजिए, एक ज़्यादा इनपुट वाला कम एरिया के उसको संभाल सकती है। किसी वजह से हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है तो वहाँ तो फिर लार्ज पीएलसी लगाई जाएगी। तो केवल एक ही ऑटोमेशन के लिए मीडियम पीएलसी लगा के हम अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम लार्ज पीएलसी की बात करें तो लार्ज पीएलसी क्या है, लार्ज पीएलसी ये है कि कई सारी 3-4 पीएलसी को आपस में इंटरकनेक्शन करके उसमें डाटा मूव भी
डाटा भी मूव करा लें, कम्युनिकेशन भी, सर्वो मोटर, इनपुट आउटपुट, ये सारे काम करके एक नेटवर्क बनाती है, तो वो हो जाती है हमारी लार्ज पीएलसी। क्योंकि उसमें डाटा स्टोर भी होता है, इनपुट आउटपुट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि 3-4 पैनल का एक वो बन जाता है, नेटवर्क बन जाता है। तो लार्ज पीएलसी के अंदर जो बहुत ज़्यादा बड़ी मेमोरी होती है, ये सब इसके अंदर क्या होता है, लार्ज पीएलसी में होता है। तो देखो पीएलसी का ये चित्र आप तो अच्छी तरह से समझ लो। फिर उसके बाद ये दूसरा, ये फिक्स पीएलसी है, ये मॉड्यूलर पीएलसी है। तो पीएलसी को समझना बहुत अब आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा। जब आप इस लेक्चर को देख रहे हैं ना, आपको लगा होगा कि हाँ हमें थोड़ा बहुत इसमें, थोड़ा बहुत नहीं बहुत कुछ आपको पता लग गया। जैसे ही आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप रिवर्स में जाइए वीडियो में, उसको पॉज करके दोबारा देखिए, इसके टॉपिक्स को नोट कीजिए और इसके बारे में और भी अच्छे से समझिए। तो आपको पीएलसी पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, आपको एक बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा पीएलसी का। ठीक है, चलो आज के लिए यही ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।